नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के विषय में बात किया था। हमने देखा कि किस प्रकार उसने गद्दी को प्राप्त किया, किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस प्रकार उसने अन्य कार्य किए। अब कुछ अन्य और शेष बातें जो बची हैं उसको वर्णित करने के उपरांत हम नेक्स्ट शासक के विषय में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा था कि इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था और इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी और जिसके गले में घंटी लटकी हुई थी और इस घंटी को बजाकर कोई भी व्यक्ति किसी समय भी तत्काल समय न्याय की मांग कर सकता था। और एक और उसके विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यह कि रणथंबोर को जीतने वाला ये पहला शासक था और ये अपनी प्रिय पुत्री रजिया को बहुत मानता था और ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इसने सिक्कों पर रजिया का ही नाम लिखवाया था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी वो अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा का निर्माण करवाया था। इनको गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है और इन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन के लिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था और ये भारत का प्रथम मकबरा था। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि प्रथम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था और प्रथम मकबरा का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके समय में जो लाल वस्त्र धारण करता था वो न्याय की मांग कर सकता था, या यह कहें कि जिसे न्याय चाहिए होता था वो लाल वस्त्र धारण करता था। जो आगे हम देखेंगे कि रजिया ने न्याय मांगने के लिए जनता के सम्मुख लाल वस्त्र पहना था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश के विषय में चर्चा समाप्त होती है। अब इल्तुतमिश के पश्चात उसका पुत्र जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज था, गद्दी पे बैठता है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व उसने ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने राज्य को अपनी पुत्री रजिया को सौंपना चाहता है, लेकिन अन्य लोग या जो तुर्क सरदार थे वो इसके विरुद्ध थे। और इसका एक ये भी कारण था क्यों वो रजिया को ही गद्दी सौंपना चाहता था, क्योंकि उसका जो बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन वो जो बहुत योग्य था और लखनौती का शासक था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका जो छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था वो एक दुर्बल व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था। तो तुर्क अमीर चूँकि एक स्त्री को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे राज्य करते हुए, शासन करते हुए, तो अनेक तुर्क अमीरों ने फिरोज शाह की माता जो शाह तुर्कान थी और अनेक अक्तादार यानी जो इक्तादार थे उन्होंने षड्यंत्र किया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया। चूँकि रुकनुद्दीन एक अयोग्य व्यक्ति था, अच्छा शासक नहीं था, लेकिन फिर भी तुर्क सरदार चूँकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि एक स्त्री राज्य चलाए, एक शासन चलाए, तो इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी सौंप दी। चूँकि सुल्तान तो वो लेकिन बन गया, लेकिन वो चूँकि अयोग्य था तो राज्य पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाया और जो वास्तविक सत्ता थी वो शाह तुर्कान के पास थी जो कि फिरोज की माँ थी। तो वो एक क्रूर महिला थी। अब बात आती हैं भारत इतिहास की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान के विषय में। रजिया जब वो ग्वालियर से वापस आई तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया अपने भाइयों में और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। तो दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, न्याय की मांग का प्रतीक था, नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई और उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया और आश्वासन दिया कि शासक बनकर वो शांति व सुव्यवस्था स्थापित करेगी जो कि जनता चाहती है। रजिया से तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो उठे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार किया और रजिया को सुल्तान घोषित किया। रजिया का जो शासन था वह मात्र 3 वर्ष है। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई और नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान बन गई। इस प्रकार हमने देखा कि रजिया
रजिया सुल्तान बनी और रजिया के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उनके तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी तुर्क चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता है। हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि किस प्रकार ये लोग अपनी निरंकुशता स्थापित करेंगे और किस प्रकार ये शासन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये उनके विरुद्ध था कि एक महिला शासन करें, महिला शासिका के रूप में हो। तो उन्होंने हर प्रकार का षड्यंत्र किया कि रजिया को अपदस्थ किया जाए, और क्योंकि रजिया पूरा पर्दा प्रथा को त्याग कर और वो पुरुष के समान कुबा यानी कोट कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन के कार्य संभालती थी। तो आज हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और रजिया किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है और अन्य जो भी शासक बनते हैं उनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये रजिया का भी शासन था और काफ़ी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में विद्रोहियों के द्वारा उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अंत में वो उनकी मृत्यु हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।